नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। सर्वे का सत्यानाश की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। 16 अगस्त से पूरे बिहार के सर्वेक्षण कर्मी जो लैंड सर्वे से रिलेटेड हैं वे हड़ताल पर हैं और सरकार द्वारा जो निर्धारित स्थान है गर्दनीबाग का धरना स्थल पर ये लोग हड़ताल कर रहे हैं और हड़ताल का आज 5वां दिन है। वैसे तो इनकी बहुत सारी मांगें हैं, लेकिन कुछ मांगें बिल्कुल जायज़ है और उसको देने में कोई ज़्यादा कठिनाई सरकार को नहीं होनी चाहिए। मैं एक रिटायर्ड अधिकारी हूं और सर्वेक्षण से चूँकि जुड़ा रहा, इसलिए इस कार्यक्रम में क्या क्या कठिनाई है, इन कर्मियों के साथ क्या दिक्कतें हो रही है, इसको मैंने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा है। मैंने डे 1 से सरकार के समक्ष अलग अलग फोरम पर बताता रहा हूं कि सर्वेक्षण जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से सर्वेक्षण का काम पूरा किया जाना संभव नहीं है। कई टीवी चैनलों पर भी हमारे इंटरव्यूज़ हैं और कई टीवी चैनलों ने इस संबंध में पैनल डिस्कशंस भी कराए थे, जिसमें सरकार के भी पॉलिटिकल प्रतिनिधि लोग उपस्थित थे। सरकार के स्तर पर एक दो चीज़ की समीक्षा की जानी आवश्यक है। पहला, क्या कारण हुआ, मतलब 3-4 प्रश्न सरकार को अपने से पूछना चाहिए। मैं जानता हूं कि वर्तमान में जो राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं वो बड़े संजीदा हैं, बहुत जानकार हैं, बहुत गंभीर हैं और विषय की गंभीरता को समझते हुए ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड इनका पूरा स्टाइल ऑफ वर्किंग रहा है। मेरी अपेक्षा है कि संभवतः इनके रहते हुए इन चीज़ों का समाधान हो सकेगा। इसके पहले हमारे अनुभव अच्छे नहीं रहे। जितने भी राजस्व विभाग में लोग रहे वे लोग एडहोकिज्म में विश्वास करते थे। 2 अपर मुख्य सचिवों को तो मैं जानता हूँ कि वे वहाँ मुख्यमंत्री के समक्ष सिर्फ अपना चेहरा चमका के मुख्य सचिव बनने के चक्कर में रहे। हालांकि एक ने सफलता पाई, एक सफलता नहीं पाए और दोनों को फिर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम मिल गया। जब मैं सरकार कह रहा हूं तो मैं मुख्यमंत्री को रेफ़र कर रहा हूं। मुख्यमंत्री को ये लोग बताते रहे कि बिल्कुल सर्वेक्षण ट्रैक पर है और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार में एक स्टाइल है समीक्षा करना, निर्देश दे देना, और जितना मिनिस्टर आया इस विभाग में वो सिवाय निर्देश देने और कार्रवाई कर देंगे ये कहने कि और कुछ नहीं किया। और ये बात अब तो जग जाहिर है कि विगत 10-15 सालों में राजस्व विभाग के मंत्रियों ने जितनी उगाही की है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम किए हुए है। बहरहाल मैं उस पर कोई चर्चा अभी नहीं कर रहा हूँ। सरकार को कम से कम 3 प्रश्न पूछने चाहिए अपने आप से। पहला प्रश्न ये कि अगर 2012 से भूमि का विशेष सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया था तो आज तकरीबन 13 साल गुजरने के बाद ये अभी तक संभव क्यों नहीं हो सका, पूरा क्यों नहीं हो सका? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि सर्वेक्षण के पहले फेज में जिन जिलों को चिन्हित किया गया था और जिला कलेक्टर्स को बंदोबस्त पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, उन जिलों में बहुत भयानक गड़बड़ियां हुई है। मुझको मालूम है, मैं जिस जिले से आता हूं नालंदा जिला में, वहां पर कुछ स्थानों पर कुछ राजस्व ग्राम में स्थिति ये हुई है कि उस गांव का जो टोटल, उस राजस्व गांव में जो प्लॉट्स का टोटल रकबा है वो अगर 500 एकड़ है तो पर्चा यानी LPM लैंड पार्सल मैप या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स खतियान जिसको बोलते हैं वो 600 एकड़ का बन गया। यानी जितनी भूमि है उससे ज़्यादा का रिकॉर्ड ऑफ राइट्स खतियान बन गया। इसके लिए जो कलेक्टर्स दोषी थे उन पर कार्रवाई कब होगी, अगर होगी तो, और तीसरा कि कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई। चौथा चीज़, इस सर्वेक्षण को करने के लिए
क्या कोई स्पष्ट नीति, कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, कोई जिसको बोलते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे में एक कॉन्सेप्ट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, उससे डेडिकेटेड लाइन बनाया जाता, तो क्या इसका कोई डेडिकेटेड रोड मैप है? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर डेडिकेटेड मैप नहीं रहा, जो कि अभी तक मुझको प्रतीत होता है कि नहीं है, और जिसकी आशंका मैंने व्यक्त की थी वही हो गया, और सर्वेक्षण कर्मी इंक्लूडिंग द बंदोबस्त पदाधिकारी, ये सभी लोग कलेक्टर के मातहत आ गए और कलेक्टर के एक प्रशाखा के रूप में काम करने लगे। इसलिए इस परिस्थिति में ये डेडिकेटेड टीम या डेडिकेटेड वर्कफोर्स नहीं रहा। तो ये डेडिकेटेड वर्कफोर्स नहीं रहा तो इसका जो मिक्सचर हुआ, इंटरमिंगलिंग हुआ, जो खिचड़ी बना, इसके कारण कई एक और एब्रेशन आए। तो प्रश्न चौथा ये है कि ये क्यों हुआ, इसके लिए कौन जवाबदेह है, कौन दोषी है? ये 4 प्रश्न सरकार को खुद से पूछना चाहिए। और अंतिम प्रश्न तो यह पूछना चाहिए कि जो इतना बड़ा वर्कफोर्स बना, सरकार की स्थापित नीति है। अब आपने देखा होगा कि मुझको अगर ठीक से याद है तो उड़ीसा में तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने बिल्कुल अनाउंस कर दिया कि हमारे यहाँ कोई कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट एक स्टिग्मा है किसी भी गवर्नमेंट पर, किसी भी मॉडर्न सोसाइटी में। इसके कई एक सोशल इम्प्लीकेशंस होते हैं। दुर्भाग्य यह है कि बिहार में जो ब्यूरोक्रेसी है, टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी की मैं बात करता हूँ, जिसको 4-5 अधिकारी लोग चलाते हैं, इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना दिया। इतने एक्सपेरिमेंट हुए, आज की तारीख में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इस राज्य में कितने तरह के शिक्षक हैं। आपको यह समझ में ही नहीं आएगा कि कितने तरह के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। आपको यह समझ में ही नहीं आएगा कि सचिवालय से लेकर और पंचायत तक कितने तरह के क्लरिकल लेवल पर काम करने वाले लोग काम कर रहे हैं। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इस राज्य में कितने तरह के ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं। अकेले प्रखंड लेवल पर इतने तरह के ऑफिसर्स हैं। वो जीविका है तो कुछ कृषि का है, तो कुछ विकास मित्र है, तो कुछ टोला सेवक है, तो कुछ तालमी मरकज है। माने इतने तरह के घालमेल हैं कि प्रखंड के स्तर पर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फैब्रिक वो तार तार हो चुका है। किसी को कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या हो रहा है। कहने को प्रखंड विकास पदाधिकारी नियंत्रित पदाधिकारी कहलाता है, सरकार सब चीज़ उसी से पूछती है, लेकिन उसके पैरेलल और कई बार कन्फ्लिक्टिंग जुरिस्डिक्शंस में इतने पद क्रिएट कर दिए गए हैं कि वह उसको आप यूँ समझिए कि एक समय जब था कि बिहार में या अन्य जगहों पर बिजली के तार और इलेक्ट्रिक के पोल पर वो इतने तरह के तार उलझे रहते थे कि समझ में ही नहीं आता था कि कौन तार कहाँ जा रहा है। वही स्थिति अभी यहाँ बिहार में ब्यूरोक्रेसी का है। पूरा तंत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव फैब्रिक उसी तार के गुच्छे की तरह, मकड़जाल की तरह उलझ के रह गया है। बहरहाल मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूँ। मैं अगर सर्वे पर फोकस करूँ तो अभी जो स्थिति चल रही है, अगर सरकार, अब सरकार क्या निर्णय लेती है मुझे नहीं मालूम, न मैं सरकार का अंग हूँ और न मुझे उसमें कोई दिलचस्पी है, लेकिन अगर इस पर कोई ऐसा निर्णय ले लेती है सरकार, स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ जो कर्मी हैं सर्वेक्षण के, अगर इन सब लोगों को सेवा से ख़त्म कर देती है तो इसके देखिए कितने रिपरकशंस होंगे। पहला रिपरकशंस तो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा कि एक बारगी से फिर उतने लोगों को बहाल करना, ट्रेन करना, उतने लोगों को भेजना, फिर से उसको सेंसिटाइज करना, फिर से चीज़ों को ट्रैक पर लाना। दूसरा इनकन्वीनियंस जो होगा वो होगा रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव। और तीसरा जो इसका फॉल आउट होगा वो पॉलिटिकल होगा। अब दुर्भाग्य यह है कि इस विभाग के मंत्री को भी कुछ समझ में आता नहीं है। मैं उनका कुछ बयान सुन रहा था। वैसे भी वो आज की तारीख में बिहार में जितने मंत्री हैं वो बयान बहादुर हैं। वो किस चीज़ पर कब क्या बयान दे देगा उसको कुछ नहीं पता। और ख़ास करके जो भाजपा के मंत्री लोग हैं वो बयानबाजी में लगता है कि कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना बयान देगा। बहरहाल तो अगर इस तरह का कोई निर्णय लेता है कि सबको एक बारगी से इनको समाप्त कर दिया जाए, इनकी संविदा, इनको टर्मिनेट कर दिया जाए, तो इसके बड़े घातक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगे सरकार के लिए। ये मत भूलिए कि
ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है समाज में कि पॉजिटिव काम का इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट, उसका प्रभाव बहुत देरी से और बहुत कम होकर जाता है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों का फैलाव, नेगेटिव चीज़ों का रिसाव और नेगेटिव चीज़ों का जो प्रोपेगेंडा है, उसका जो रिपरकशंस है वो बहुत भयानक होता है। मुझको नहीं मालूम है कि सरकार इलेक्शन के टाइम में इतना बड़ा रिस्क लेगी या नहीं लेगी। दिक्कत एक और है कि मुख्यमंत्री अचेत हैं। मुख्यमंत्री के पास वही सूचनाएं जाती है जो 2, 3, 4, 5 IAS अधिकारी और 2-3 जो उनके साथ किचन कैबिनेट में जो पॉलिटिकल उनके सलाहकार हैं, अब दलाल हैं या सलाहकार हैं, आप जो कह लीजिए, ये जो 5-6 आदमी का, 7 आदमी का जो एक समूह है, वो सूचना को फिल्टर करके मुख्यमंत्री के पास पहुंचाता है, और जो सूचना लगता है कि शुगर कोटेड है, जिससे वो बड़ा खुश होंगे, वही सूचना उनको दी जाती है। मेरी जो अपनी समझ है, क्योंकि अगर ये सूचना मुख्यमंत्री के पास पहुंचती तो मुझको लगता है कि इसका समाधान हो सकता था, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितने डिमांड्स हैं उन सबों पर बातचीत करने और कोई निर्णय लेने के लिए ये हाई लेवल की अथॉरिटी चाहिए। तो उसमें कई एक चीज़ कैबिनेट में जाएंगे, कई एक चीज़ में फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा, कुछ में लॉ डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, राजस्व विभाग तो है ही, इसके अतिरिक्त GAD का भी कुछ लीगल और जो सर्विस कंडीशंस वाले मामले हैं उसमें उनकी भी ओपिनियन और उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ये सब कुछ अपर मुख्य सचिव के हाथ में नहीं है, लेकिन मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि इस समस्या को सुलझा लिया जाए और एक डेडिकेटेड वर्कफोर्स बनाइए आप। डेडिकेटेड वर्कफोर्स से मेरा 3 मतलब है। पहला कि बंदोबस्त पदाधिकारी, मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा है कि एक कड़ा निर्णय लीजिए और बंदोबस्त पदाधिकारी डायरेक्ट रिक्रूट IAS को बनाइए जो एटलीस्ट एडिशनल सेक्रेटरी रैंक में है, जो कम से कम एक जिले का कलेक्टर रहा है। 4 अफसर इंडिपेंडेंट बनाइए डिप्टी कलेक्टर को, जो बेसिक ग्रेड का या जूनियर सिलेक्शन ग्रेड का हो, कम से कम एक बार DCLR रहा हो या SDO रहा, उसको बनाइए। और तीसरा, ASO हेडक्वार्टर को बहुत कॉम्पिटेंट रखिए। इसमें जो राजस्व सेवा से कुछ बच्चे प्रमोट होके आए हैं, वो लोग, मेरा इंटरेक्शन होता है उसमें से कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, उसको रख सकते हैं। तो ये 3 टियर व्यवस्था आपको जिले में रखना होगा और स्पष्ट रूप से एक आप चाहें तो इस नियमावली में ही प्रावधान कर दीजिए और इसको कलेक्ट्रेट से बिल्कुल अलग कर दीजिए। इसका इंडिपेंडेंट ऑफिस हो, इसका इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म हो, एंड डोंट अलाउ द कलेक्टर्स एंड कमिश्नर टू मेसअप, क्योंकि अगर कलेक्टर और कमिश्नर इसमें मेसअप हुआ तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, यह सर्वेक्षण अब ऑलरेडी पटरी से उतर चुका है और यह कभी खत्म नहीं होगा। इसी क्रम में मैं सर्वेक्षण कर्मियों के पास गया था, उनसे बातचीत करने के लिए, देखने के लिए। अब मैं एक आज़ाद नागरिक हूं और मैं समझता हूं कि मेरे जो दायित्व हैं समाज के प्रति या अन्य लोगों के प्रति, मैं लोगों के लिए उपलब्ध रहता हूं और उसको कोशिश करता हूं कि जो सही सलाह मुझको लगता है, जितनी मेरी समझ है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मेरे पास ज्ञान है, मैं सकारात्मक सलाह लोगों को देता हूं। और इसी क्रम में मैं धरना स्थल पर गया था। लेकिन जिस दिन से कार्यक्रम शुरू हुआ तो सरकार में थे, अपने सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, हमें आम व्यक्ति हैं और हमें आम आदमी की तरह आपके साथ आए बात करें। मेरे पास न कोई शक्ति है, न मेरे पास कोई पद है, लेकिन हाँ ये जरूर हम जानते हैं कि आप किन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं और उन कठिनाइयों को अगर दूर नहीं किया गया तो ये सर्वेक्षण आप समझ में, मैं बार-बार करता रहा हूँ, उस हिसाब से जैसे अभी हो रहा है, इस सर्वेक्षण का काम कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, लोगों को समझाया कि शांतिपूर्वक अपनी बात रखिए। आपकी कठिनाई वाकिफ है सरकार, मुझको लगता है, मैं तो वाकिफ हूँ ही। सरकार की एक नीति है, अशोक चौधरी की एक कमेटी बनी थी, उनके सचिव को बताया, उनके अनुशंसा थी कि कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट के लोगों को भी 60 साल नौकरी को प्रोटेक्ट किया। और मैं अपने स्तर से जो मेरी सलाहियत है, जो मेरी पहुंच है, उस हिसाब से मैं विभिन्न माध्यमों से ये बात रखता रहा हूं और आज भी रख रहा हूं। मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं
कि सरकार, खास करके पॉलिटिकल लीडरशिप और वर्तमान में अपर मुख्य सचिव जो बहुत ही गंभीर, बहुत ही कंपोजिट पर्सनालिटी के, सॉल्यूशन ओरिएंटेड आदमी हैं, इनसे अपेक्षा कि अगर इनके समय में नहीं हुआ तो फिर ये कभी नहीं हो पाएगा, जो मेरी समझ कहती है। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।